नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड टेट के लिए आपके गणित पेडागॉजी प्लस आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कंटेंट से भी रहेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 31वां प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है आपका कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है? दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्या से बड़ी होती है। ये बच्चों ने एक धारणा बना ली है कि जो दो संख्या अगर हम गुणा करते हैं, सपोज हमने 2 गुणा 4 किया तो वो हमेशा क्या है, एक बड़ी संख्या आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 2 गुणा 1/2 भी करते हो तो ये कट करके क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यह हमेशा क्या है, बड़ी संख्या नहीं आती है। तो बच्चों को आप किस प्रकार से आप सही कराओगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहला कह रहा है आपका कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि की संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, यानी आप जो है संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, या फिर इसकी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यानी संख्याओं को क्या है, योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, या फिर ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे। तो ग्रिड पेपर यानी आप जो है ग्राफ पेपर से बच्चों को क्या है, ग्रिड पेपर क्या होता है, ग्राफ पेपर जो आप नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ करते हो। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ठीक है, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ठीक है, ये आपका छपा नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आपका कि प्रामाणिक प्रामाणिक मापों प्रामाणिक मापों का उपयोग उपयोग जो है अप्रामाणिक अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। बिल्कुल ये आपका सही कह रहा है कि प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। और मैंने आपको बोला केवल जहाँ पे भी अगर गलत हो जाएगा, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा कि प्रामाणिक मापों का उपयोग सबसे पहले करना चाहिए आपको, फिर आप क्या है अप्रामाणिक मापों का उपयोग करोगे। तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतः विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन का प्रयोग हम कर सकते हैं? क्षेत्रीय भ्रमण कराना, मौखिक परीक्षा, या फिर ड्रिल। मैंने बोला आपको जो है परीक्षा जहाँ पे भी आता है और ड्रिल, ये आपके सब नेगेटिव होते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है सर्वेक्षण परियोजन जांच सूची करना, यह आपका सही है। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, परीक्षा जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण या फिर परियोजना बनाना, दूसरा भी सही है आपका।
लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेटर ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा चौथा, कि जो है बच्चों को क्या है, गणित का है क्या है, विषयों के बारे में ज्ञान विकसित करना है आपको। तो आप क्या करोगे, उनको क्षेत्रीय भ्रमण पे ले जाओगे। मैंने बोला कि बच्चों को सबसे ज़्यादा बच्चे कब सीखते हैं, जब क्या है उनको बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। तो क्षेत्रीय भ्रमण करवाएंगे, सर्वेक्षण कराएंगे, सर्वे करेंगे और परियोजन बनाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। गणित की कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। दृष्टिबाधित यानी जो बच्चे क्या है आपके देख नहीं सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या जो है यूज करोगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहला कह रहा है कि टेलर का टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट या फिर संख्या का चार्ट, ठीक है। आपकी क्लास कक्षा में, गणित की कक्षा में क्या है, एक दृष्टिबाधित बच्चा है, तो आप क्या करोगे, टेलर गिनतारा का प्रयोग करोगे। बिल्कुल सही है, ये गिनतारा का प्रयोग सही होता है आपका, गिनतारा का प्रयोग करोगे, ये सही है आपका। और भिन्न किट, भिन्न किट उतना सही नहीं है, संख्या चार्ट तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है, आप उसे संख्या चार्ट दिखा रहे हो, गलत हो जाएगा। गिनतारा आपका सही है, बच्चा इसको छू करके, गिनतारा क्या होता है, एक ऐसा इस प्रकार से गोले गोले रहते हैं और बच्चा इनको छू करके बता सकता है, ठीक है। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। संख्या चार्ट, मैंने बोला चार्ट गलत हो जाएगा, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। टेलर गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर से आप दिखा सकते हो, जियो बोर्ड बिल्कुल। कंप्यूटर संख्या चार्ट गलत हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि आपका कंप्लीट जो मैंने आपको बताया मैथ्स पेडागोजी में, गिनतारा क्या होता है, एबेस्कस क्या होता है, डीन्स ब्लॉक क्या होता है, 10 ग्राम क्या होता है, ये सब उसमें है, ठीक है। एक बार आप वो वीडियो देखिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपको, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी कि गिनतारा, ये जियो बोर्ड वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आप क्या है, गिनतारा कंप्यूटर और जियो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग क्या है 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है, ठीक है। अब बच्चा क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चा है, 8 से 9 वर्ष का बच्चा है, तो उसमें कौन कौन सी योग्यताएं आएंगी वह आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वर्गीकरण करना, प्रतिवर्तता, आनुपातिक विवेचन, नहीं आनुपातिक विवेचन यानी रेशियो आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा अभी, आनुपातिक विवेचन नहीं क्योंकि बच्चा छोटा, अनुपातिक विवेचन नहीं। ये आपका चौथा सही है कि पंक्तिबद्धता सीख जाएगा बच्चा, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन सीख जाएगा बच्चा, और प्रतिवर्तता सीख जाएगा बच्चा, ठीक है। आनुपातिक विवेचना आपके जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब सीखता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। यहाँ पे क्या क्या है, कक्षा 1 के एक शिक्षक के एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने बच्चों को क्या कहा कि सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू कर दी। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं, ठीक है। क्योंकि उसको बोलना चाहिए था कि टोटल कितनी वस्तुएं हैं, उसने बोला उसने 10 वस्तुएं नहीं बोला, उसने बोला कि 2 पेन हमारे पास, 5 रबड़ हैं, 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यानी जो है विद्यार्थी को कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसने क्या बोला है आपका, 2, 5, 3 बोला, उसने 10 नहीं बोला। ऑप्शन देखते हैं अब हम, ऑप्शन क्या कह रहा है आपका। यहाँ पे ऑप्शन है अमूर्तन और असंगत क्रम का सिद्धांत, इसे हम कहेंगे अमूर्तन और अक्रमबद्धता का सिद्धांत कहेंगे, या फिर स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत कहेंगे, एकाकी संगता सिद्धांत कहेंगे, या फिर अमूर्त सिद्धांत कहेंगे। अमूर्त सिद्धांत तो है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, ठीक है। यही आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, अमूर्तन और असंगत जो है क्रम, क्योंकि बच्चे को इसका कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है।
क्योंकि बच्चा जो है वह क्या है, कुल वस्तुओं की गिनती न करके अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग गिनता है। ठीक है, तो उसे क्या है, इसमें कठिनाई हो रही है अमूर्तन संगत करने में और असंगत क्रम में लगाने में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को 4 इकाई और 3 दाई लिखने के लिए कहा, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो। यानी आप बच्चों को क्या है, हमेशा क्या करेंगे, आप दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे। ठीक है, स्तंभ विधि के अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। मैंने आपको बोला जहाँ पे भी अभ्यास आएगा और प्रश्न देना बच्चों को गलत माना जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही, कि आप विद्यार्थी को क्या है, गिन तारा जो है जिससे हम गिनते हैं, ठीक है, वह उससे प्रदर्शित करेंगे। उससे क्या है, इकाई दहाई बच्चा समझ जाता है। ठीक है, यानी उसे क्या है, मूर्त चीज़ों से समझाएंगे। मूर्त चीज़ें क्या होती हैं, जिन्हें बच्चा छू करके पता लगा सकता है। ठीक है, उन्हें बताएंगे कि वह गलत है, बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप उसे इकाई और दहाई का बारे में सिखाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। पहला क्या कह रहा है आपका कि प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। बिल्कुल सही, प्रतिचिंतन जो है स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये भी आपका सही है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का एक भाग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। प्रतिचित्रण जो है वह क्या है, गणित का क्या है, भाग है एक। तो प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। बिल्कुल, ये भी आपका सही है। चौथा भी सही है और दूसरा भी सही है, पहला भी सही है और तीसरा गलत है। तो हमें क्या पूछा गया था, कौन सा सत्य नहीं है, यानी यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। अगला देखते हैं अब हम। फिर आपका आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर में कोई संबंध नहीं है? यानी कौन से आकृति आप जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को नहीं पढ़ाते हो? प्रतिरूप, जिसे हम पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न तो पढ़ाते हैं। कोण, क्या आप छोटे बच्चों को कोण पढ़ाते हो, एंगल पढ़ाते हो? नहीं, ये गलत हो जाएगा। समिति, यानी जिसे हम सिमेट्री कहते हैं, यानी सपोज एक कोण है, इसको क्या है, आपको 3 भागों में बांटना आपको। ठीक है, यानी एक त्रिभुज है, इसको आपने बीच से भागा तो 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये भी आप बच्चों को सिखाते हो। ठीक है, चौपड़, ये भी आप बच्चे को सिखाते हो, लेकिन कोण नहीं सिखाते हो। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। गणितीय खेल और पहेली मदद करते हैं। आपसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका गणितीय खेल और पहेली जो होती है वह किस प्रकार से मदद करती है। ठीक है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। बिल्कुल सही, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में आपकी गणितीय खेल काम आते हैं। बिल्कुल सही। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने के लिए। बिल्कुल सही, कि आप इससे क्या है, गणित और क्या है, प्रतिदिन के विचारों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। गणित को आनंददायक बनाने के लिए। बिल्कुल सही, आप गणित या पहेली या फिर गणित खेल क्यों खिलाते हो बच्चों को, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए, आनंददायक बने। ठीक है, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। मैंने बोला जहाँ पे भी बच्चे को प्रोत्साहित करना आ जाएगा सही हो जाएगा, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी डी सभी आपका सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर से ये, तो दूसरा हो जाएगा सही आंसर, ए बी सी डी दोनों, चारों। ठीक है, अगला है आपका कि
एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे आपसे केवल पूछा गया है, यहाँ पे आपका पेडागोजी का प्रश्न है ये कि एक दिए गए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है, ठीक है। कि आपका जो है समांतर चतुर्भुज और आयत, ठीक है। आयत आपका क्या होता है, आयत आपका जो है रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आयत क्या होता है आपका, रेक्टेंगल। इस प्रकार से आपका आयत होता है जिसकी सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। और ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका पैरेललोग्राम बोलते हैं। इनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। एक शिक्षक किस प्रकार से समझाएगा, ठीक है। ये एक शिक्षक किस प्रकार से समझाएगा, आपसे पूछा गया है कि कागज मोड़ने के प्रयोग से, आप एक कागज लेंगे उसके प्रयोग से आप बच्चों को सिखाएंगे, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, या फिर आलेख या फिर ग्राफ पेपर के प्रयोग से। आलेख को क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर भी बोलते हैं। तो आप क्या है, ग्राफ पेपर की मदद से समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप इसे अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ डब्बे निकलेंगे इसमें से, ठीक है। क्योंकि ग्राफ पेपर में डब्बे निकलते हैं, तो जितने डब्बे आपके आयत में निकलेंगे उतने आपके क्या है, समचतुर्भुज में भी निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को समझाएंगे पेपर, ग्राफ पेपर की मदद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं है यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। हमें क्या चाहिए, गलत चाहिए, क्योंकि उसने क्या है, नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए पहला क्या कह रहा है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। गणित में उच्चतर, ठीक है। गणित को, सॉरी यहाँ पे देखते हैं अब हम दूसरा देखते हैं आपका, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये आपका सही है। समस्या समाधान की समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना सही है। और तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना है, दोनों ये तीनों आपके सही हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था आपका पहले में, तो पहला ही आपका क्या है, गलत है आपका पहला। क्योंकि उच्चतर यानी आप क्या है, मार्क्स के लिए कि बच्चे क्या है, अच्छे नंबर लाएं। कि यहाँ पे क्या है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। अमूर्त पढ़ाई सही है, लेकिन उच्चतर आ गया यहाँ पे, यानी मार्क्स के लिए पढ़ाना, तो ये आपका गलत है। हमें क्या है, नहीं पूछा गया था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये यहाँ से आपका क्या है, आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है। चलिए आपका न्यूमेरिकल देखते हैं, आपका क्या कह रहा है आपका न्यूमेरिकल। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा इतने में 7 के अंकित मान में अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, आपका जो है आपको स्थानीय मान और अंकित मान कैसे निकालते हैं आप। तो आपसे पूछा गया है इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 29,503 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा आपका, 5 और उसके पीछे जितनी संख्या है उतने जीरो लग जाएंगे, 1 2, तो 500 क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और 32,000 इतने में 71 में क्या हो जाएगा आपका, 7 का अंकित मान पूछा है, स्थानीय मान नहीं अंकित मान पूछा है। तो 3207 में इसका अंकित मान तो क्या होगा, अंकित मान वही रहेगा, चाहे कोई भी संख्या हो, अंकित मान वही रहेगा। तो क्या कर देंगे आप, इसका क्या है, अंतर पूछा गया है, तो 500 में से 7 अगर माइनस करेंगे आप, तो 493 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। यदि इतना बराबर 28 इकाई 28,000 प्लस इतना दहाई, तब रिक्त स्थान पर आपको संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या कह रहा है आपका ये। आपको इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है आपका। 3,028 बराबर है आपका कितना, 28 इकाई यानी 28 गुणा गया 1 करना आपको, ठीक है। प्लस 28,000, 28 गुणा गया 1000 कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। जो आपको दिया गया है उस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। 28,000 प्लस
आपका क्या गया है, डैश धाई, तो यहाँ पे आप x धाई कर दोगे, और धाई कितना होता है आपका 10 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 28, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे, इधर आ करके 28 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 30,000 बन जाएगा, 30,000 बराबर, और ये हो जाएगा 28 गुणा क्या हज़ार, कितना 28,000 हो जाएगा, 28,000 प्लस 10x, ठीक है। उधर जाके आपका 2,000 बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर जा करके, ठीक है, बराबर 10x, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 200, 200 आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इकाई धाई के स्थान पर भी आपको संख्या रखनी है, और जो आपको डैश दिया गया है वहाँ पे आपको x रखना है, x धाई, यानी हमने क्या करा, x धाई के मतलब 10x रख दिया, ठीक है। इकाई 28 गुणा के 1, फिर उसके बाद हमने धाई 28 गुणा के 1000 है, यहाँ पे ये यहाँ पे 28 गुणा का कितना है 1000 है, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या हमने 10 गुणा किया x, जो कि रिक्त स्थान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं हम। जब इतने को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, 800 इतने को जो है भागा करेंगे 108 से, आपसे भाग कर दीजिएगा, ठीक है, तो इसका शेषफल बचेगा 24, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, 90909 का भाग करेंगे आप 109 से, तो इसका शेषफल कितना बचेगा, इसका शेषफल बचेगा 3, ठीक है। ये आप जो है भाग दे सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि भाग देने पर शेषफल से भाग दिया जाता है, ठीक है, भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, यानी इन दोनों को क्या है, फिर से इन दोनों को भाग देना है, 24 का क्या है भाग देना है 3 में, तो कितना हो जाएगा आपका 3 अट्ठे 24, तो उस समय आपको बताना है कि भागफल कितना होगा, तो भागफल निकल जाएगा आपका 8, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि इतना बराबर इतना है तो यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थान के जगह पे आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या है x रख दो, आप x रख दो, ये पूरा क्या है नीचे चले जाएगा, इधर नीचे चले जाएगा, भाग हो जाएगा ये 603 गुणा गया 28 बटा आपका 63/4, ठीक है। तो अब इसे आप कैसे काटोगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 4, ठीक है। फिर आप काटोगे इसको, यहाँ पे 3 से काटोगे आप इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 0 यहीं पे लगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जो है इसको काटोगे 7, इसको काटोगे आप, यहाँ पे 3 ही से काट लो, 3 90, 3 7 21, 3 7 21, और 3 6 18, और 18 और 7 3 7 21, ठीक है। अब 7 से काटोगे आप, ठीक है, 7 से काटोगे आप, यहाँ पे 7 से काटोगे आप 603 28 63 और 67, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0 1, 3 एकम 3, और ये आपका कटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ओ यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, ठीक है, ये 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, और 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो 67 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ पे 8 कर दिया था मैंने, यहाँ पे 14 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 67 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि किसी विद्यालय में जो है कुल विद्यार्थी कितने हैं, 360 है, उनमें से गर्ल्स कितनी है, लड़कियां हैं 360 गुणा गया कितना है 2/3 है, यानी 2/3 है। तो अगर आप इसको करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 240 आपकी कितनी हो गई, 240 जो है आपकी लड़कियां हो गई।
और लड़कों की संख्या यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है, शेष लड़के हैं। तो 360 में से अगर आप 240 माइनस करोगे तो यह कितना आ जाएगा, लड़कों की संख्या आ जाएगी। लड़कों की संख्या आ गई 120। ठीक है, ये लड़कों की संख्या आ गई। अब इसमें वो क्या कह रहा है आपका, लड़कों की संख्या में से 3/4 खिलाड़ी हैं। अब इन टोटल ये लड़के हैं आपके टोटल, इसमें से 3/4 लड़के जो हैं वह क्या हैं, आपके खिलाड़ी हैं। तो 3 12 तो 90 आपके क्या हो गए, आपके खिलाड़ी हो गए। के से मैंने कर दिया खिलाड़ी। ठीक है, तो 90 आपके क्या हो गए, 120 में से 90 आपके खिलाड़ी हो गए। तो आपसे पूछा गया है जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बताएं। अब 120 टोटल आपके पास लड़के हैं और उनमें से 90 आपके पास खिलाड़ी हैं। तो अगर ये आप माइनस कर दोगे तो 30 हो जाएगा। 30 ऐसे लड़के हैं जो कि खिलाड़ी नहीं हैं। तो यानी 30 30 आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि हरीश ने एक स्कूटर इतने में खरीदा। उसने इतने का नगद भुगतान किया और तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि आपको बतानी है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका कि हरीश ने एक स्कूटर जो है इतने में खरीदा। हरीश ने क्या है, स्कूटर इतने में खरीदा और उसने नगद भुगतान किया इतना। तो सबसे पहले हमको क्या है, उसने जो किस्त चुकाया वह कितने राशि का चुकाया। ठीक है, ये हमको देना है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 5 5 3 में से आप माइनस करोगे 7 6। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कितनी उसने किस्त दी है अभी तक। ठीक है, क्योंकि इतने में उसने एक स्कूटर खरीदा और इतने का क्या उसने नगद दिया। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे उसकी किस्त चुकाने वाली राशि कौन सी है, तो इसमें से नगद दिन जो है आपकी प्राइस जो इतना है जो है इसका, ठीक है, उसमें से आप क्या है माइनस कर दोगे आपका जो है उसने नगद दिया, जितना उसने कैश दिया होगा। ठीक है, तो इसका आप देखोगे तो यह कितना आएगा आपका, 13 में से 6 7। ठीक है, और यहाँ पे भी 7 हो जाएगा ये। उसके बाद हो जाएगा 4 यहाँ बचेगा यहाँ पे, और 1 और 4। ठीक है, ठीक है, हाँ ये बचेगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये आपका इतना रुपए जो आया ये उसकी क्या हो जाएगी, उसने किस्त चुकाने की राशि हो जाएगी। अब बोल रहा है वह क्या है, 37 बराबर किस्तें देता है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक किस्त बताना है। तो प्रत्येक किस्त किस किस प्रकार से हो जाएगा, प्रत्येक जो आपकी किस्त हो जाएगी वह कैसे निकलेगी, जो टोटल ये राशि हो गई इसके बट्टे में आप क्या कर दोगे, 37 कर दोगे। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले उसने इतने में ख़रीदा और इतना उसने नगद दिया। तो इनमें से जो हम वो करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, कम करेंगे, तो वह उसकी किस्त वाली राशि निकली ये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वह क्या है 37 बराबर किस्तों में बांटता है। तो 37 बराबर किस्तों में बांटा तो बट्टे क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अगर आप इसे काटोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1121 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से कितने सेकंड की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, 15 दिन में कितने मिनट होते हैं, सबसे पहले ये आपको निकालना है। ठीक है, एक दिन में कितने मिनट होता है आपका, एक दिन में आपके 24 घंटे, और गुणा कर दिया तो 60 से, तो 60 मिनट हो गए। तो 15 दिन में कितने आपके जो हो जाएंगे मिनट हो जाएंगे, तो 15 दिन में आपका गुणा 15 कर देंगे आप। ठीक है, एक दिन का निकाला आपने, फिर 15 दिन का निकाला आपने। ठीक है, तो अगर आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 21,600 मिनट। किसमें, 15 दिनों में आपके कितने होते हैं, 21,600 मिनट होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या किसके सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपको बताना है यह क्या, एक घंटे में आपका कितना सेकंड होता है, एक आवर लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 60 गुणा क्या 60, यानी 3600 सेकंड होता है। एक घंटे में कितना होता है आपका, 3600 सेकंड होता है। एक घंटे में कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गया। तो आपसे पूछा गया है
इतने मिनट में कितना सेकंड होगा, ठीक है। तो इतने मिनट में कितना सेकंड होगा, तो बट भागा क्या कर देंगे आप, 3600 कर देंगे, 3600 कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा घंटा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि एक जो है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इतने में कितने घंटे होंगे, तो बटे हमने क्या कर दिया, 3600 कर दिया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 6 घंटे, अगर आप इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 6 घंटे, ठीक है। सबसे पहले हमने 15 दिनों में आपका जो है एक दिन में कितने आपके जो है मिनट होते हैं वह निकाला, 24 घंटे और 60 मिनट। फिर 15 दिन का निकाला, वह आया 21,600। हमको पता है एक घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इतने मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 6 घंटे आ जाएगा। तो एक ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वाला आपका जो ये पूछा गया है कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। दोनों पट्टियों में जिनकी आंतरिक माप जो है इतना 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 है, साबुन की इन पट्टियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है, कितने साबुन की टिकिया उसके अंदर आएंगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और तो इसमें क्या कर देते हैं आप, सीधा भाग कर देते हैं आप, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो पेटी का आयतन निकालना है, पेटी कितना है, तो आप क्या करोगे, पेटी का आयतन निकालने के लिए ये है आपका पेटी का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा उसका जो हाइट होती है सेंटीमीटर। अब इसको आपको क्या है मीटर में करना है, 0.4 क्या है आपका मीटर में दिया गया है, तो इसको गुणा किया 100 आप क्या कर दोगे सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। गुणा किया 0.5 मीटर को आप फिर से क्या है सेंटीमीटर में बदलोगे, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, सभी आप सेंटीमीटर में कर दोगे क्योंकि हमें यहाँ क्या है आपका सेंटीमीटर में दिया गया है सब। और बटे क्या कर दोगे आप, बटे कर दोगे साबुन का आयतन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करा, पेटी का आयतन, एक पेटी का आयतन है उसमें कितने साबुन आएंगे ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने जो है पेटी का क्या है आयतन निकाल दिया, ठीक है। और ये आपको खास ध्यान रखना है, ये आपका कंफ्यूज करने के लिए था एग्जामिनर, ये मीटर मीटर यहाँ पे तो इसको सेंटीमीटर में बदल देना आपको, ठीक है। अब साबुन का आयतन क्या होगा आपका, ये सब आपके सेंटीमीटर में दिए गए हैं, ठीक है। 7 गुणा गया 5 गुणा गया 2.5, ठीक है। तो अगर आप इसे काटोगे, ठीक है, आपको काटना तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 640 साबुन, ठीक है। एक पेटी में कितना साबुन आएगा आपका 600 जो है 40 साबुन। लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दो पेटियों में कितने साबुन आएंगे, दो पेटियों में कितना साबुन आएंगे क्वेश्चन देखना है। ऑप्शन में यहाँ पे क्या है 640 भी है, लेकिन आपका आंसर 640 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको गुणा क्या आप 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1280 आपके क्या हो जाएंगे साबुन हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमने क्या करा कि जो आयतन है पेटी का उसको क्या है सबको क्या है सेंटीमीटर में कर दिया, मीटर में दिया था सेंटीमीटर में कर दिया, ठीक है। अब भागा किससे कर दिया, एक साबुन का जो है आयतन से, ठीक है। तो वो इतना निकला, तो उससे हमें क्या निकला साबुन की संख्या पता लग गई कि एक पेटी में कितने साबुन आ सकते हैं, तो वो आए 640 साबुन। अब आपसे पूछा गया कि दो पेटियों में कितने साबुन आएंगे, तो दो पेटियों में आएंगे 640 गुणा गया 2 यानी 1280, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं अब आपका, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक है। किसी आयत की लंबाई उसकी जो है चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब आपको बताना है कि आयत और वर्ग का दोनों परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है, वर्ग और आयत दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी आपको क्षेत्रफल भी निकालना है और आयत भी निकालना है आपका, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है आपको दिया गया है यहाँ पे कि एक वर्ग का भुजा आधा होते वर्ग का परिमाप, ठीक है, यानी वर्ग का परिमाप कितना है वह दिया आपको 72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है यानी पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 गुणा गया साइड बराबर 72, तो साइड कितनी निकली
साइड निकली 72/4 यानी 18 वर्ग की साइड निकल गई। ठीक है, वर्ग की साइड कितनी निकली आपकी? 18 निकली। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि आयत की लंबाई जो है वह उसकी चौड़ाई की 3 गुना है और इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, और आयत की जो चौड़ाई है यानी आयत की जो चौड़ाई है वह क्या है? एक वर्ग की भुजा का आधा है। तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपका? 18/2, ये आपका प्रश्न में दिया गया है, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका पूछा गया है कि लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई कितनी है, यानी उसका जो है, सॉरी यहाँ पे क्या है, चौड़ाई है, यानी ये वृत्त है। यहाँ पे पूछा गया है कि चौड़ाई जो है वह कितनी है? जो वर्ग की भुजा का आधा है। ठीक है, और लंबाई कितनी है? लंबाई है आपका जो है 3 गुना है, लंबाई 3 गुना है, यानी 9 गुणा गया 3, आपका हो गया 27। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल प्रश्न हो गया। अब आपको आयत का परिमाप निकालना है, कितना हो जाएगा? आयत का परिमाप मैंने आपको बताया था 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखता हूँ, अब नीचे पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आयत का जो आपका परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 2l+b। ठीक है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो लंबाई कितनी निकली हमारी? 27, और चौड़ाई कितनी निकली आपकी? 9। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आयत का जो परिमाप आया वह आया 72 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्ग का कितना दिया गया था हमें? वर्ग का जो है वह भी कितना दिया गया था? 72 दिया गया था, 72 दिया गया था। ये आपको प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे 72 ही दिया गया है। ठीक है, आयत का परिमाप जो हमको सॉल्व करके आया वह आया 72, और यहाँ पे जो है वर्ग का जो है, वर्ग का यहाँ पे पूछा गया है कि वह जिसका परिमाप, ठीक है, वर्ग का जो है, वर्ग का हमें प्रश्न में दिया गया है कितना है? 72 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का भी 72 निकला और आयत का भी 72 निकला, यानी क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं आपका, अब ऑप्शन क्या कह रहा है? आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। बिल्कुल, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आयत और वर्ग से बहुत बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखता है आपका। अगला क्या कह रहा है आपका? 2 अंकीय संख्याओं को दूसरे 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? ठीक है, यानी आपको जो है 2 अंकीय संख्या सपोज, और एक अंकीय संख्या हमने कोई सी ली, 12 अगर 2 अंकीय संख्या है और 3 जो है आपकी 1 अंकीय संख्या है, इन दोनों को गुणा करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आवश्यक क्या होनी चाहिए जानकारी? कि योग का क्रम विनिमय गुण करना, यानी योग करना फिर गुणा करना, गुणन का क्रम विनिमय गुण, गुणा करना, गुणन योग पर वितरण के रूप में। ठीक है, गुणन योग पर वितरण के रूप में। ठीक है, यानी आप गुणा भी करोगे और योग भी करोगे। अगर इसको मैं लिख देता हूँ 10 गुणा गया 10 योग 2 गुणा गया 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणन करना है, योग पर वितरण करने के रूप में आपने योग भी किया है। ठीक है, चौथा कह रहा है विभाजन, विभाजन गलत हो जाएगा। केवल योग नहीं होगा, गुणन गुणन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका कि गुणन योग पर वितरण के रूप में, यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? नहीं माना जा सकता यानी आपको गलत ढूंढना है, क्या नहीं माना जा सकता? कि कक्षा में अनुभव, कक्ष में अनुभव, ये तो आपका सही है। प्रतीकात्मक संकेत देना सही है। गणित की संरचना को समझना सही है, लेकिन लैंगिक भेद नहीं करना आपको। ठीक है, लैंगिक भेद नहीं करना आपको। ठीक है, तो यही क्या है आपका चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो वह क्या है? लैंगिक भेद, कि बच्चा अगर असफल हो रहा है या फिर गणित से भयभीत हो रहा है तो वह क्या है? उसका लैंगिक भेद कर रहा है शिक्षक। ठीक है, लैंगिक भेद की वजह से जो है भयभीत नहीं हो सकता है छात्र। ठीक है,
उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कक्षा में अनुभव के कारण हो सकता है कि बच्चा अनुभव नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह क्या है, असफल हो रहा है। या फिर प्रतीकात्मक संकेत, वह शिक्षक के संकेत नहीं समझ पा रहा है, शिक्षक क्या कहना चाहता है गणित की कक्षा में, इसलिए वो असफल हो रहा है। गणित की संरचना को नहीं समझ पा रहा है कि गणित की संरचना किस प्रकार से है, तो इसलिए असफल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लैंगिक भेद जो है वह गलत हो जाएगा। हमें पूछा गया, गलत ही पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम को कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दो दशमलव की संख्याओं के योग पढ़ाना आपको। ठीक है, तो आप किस प्रकार से पढ़ाओगे? जियो बोल्ड से पढ़ाओगे, मोती और माला से पढ़ाओगे, ग्राफ पेपर से पढ़ाओगे, या फिर गिन तारा से पढ़ाओगे? ठीक है, गिन तारा से तो दशमलव नहीं है और मोती और माला से भी नहीं। जियो बोल्ड क्या होता है? जियो बोल्ड से आप क्या है, जो आपकी आकृतियाँ होती है, ज्यामितीय आकृति होती है, उनको पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसका जियो बोल्ड भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ग्राफ पेपर। मैंने आपको बताया ग्राफ पेपर, जैसा आपने देखा होगा ग्राफ पेपर में क्या होता है, ग्रिड रहती है, इस प्रकार से ये ग्रिड रहती हैं। तो आप बच्चे को क्या है समझा सकते हो कि कैसे वह क्या है, जो है दशमलव के संख्याओं को, दो दशमलव सपोज उसने करा 0.3 करा और एक संख्या ले ली 0.5, तो 0 आपने क्या है 1 2 3 ले लिया, फिर क्या कर दिया, ये तीनों को गोला कर दिया, इस प्रकार से ये पूरा आपने काला कर दिया। फिर आपने क्या है 1 2 3 4 5 ले लिया, तो इस प्रकार से आपने बताना है कि कितना हो जाएगा, ये निकलेगा आपका 0.8 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बच्चे को समझा सकते हो दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो जहाँ पे भी दशमलव संख्याएं आ जाएंगी आपको ध्यान में रखना है। पहले भी आपका प्रश्न आ चुका है कि दशमलव संख्याएं कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसका केवल एक ही तरीका हो जाएगा, ग्राफ पेपर की मदद से। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसे लगे आपको क्लास, ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और प्रश्नों को छानने में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।